साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिरोशिमा पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी सारे प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा VVI प्रश्न हैं, है ना। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न दिया गया है, आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला प्रश्न दिया गया है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अर्थ समझते हैं और उसके बाद उसका हम लोग क्या करेंगे तो आंसर देंगे, है ना। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है अज्ञेय का जन्म कब हुआ, यानी कि जो अज्ञेय जी हैं, हिरोशिमा पाठ के जो कवि जी हैं, आखिरकार इनका जन्म कब हुआ, है ना। जैसे हम लोग को अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से याद रहता है ना। जैसे मेरा जन्मदिन हमको याद है कि मेरा जन्मदिन 10 अक्टूबर को है, ठीक है। आप लोग को भी अपना जन्मदिन याद होगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार आप लोग को कवि जी लोग का, लेखक जी लोग का, है ना, जन्मदिन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछ भी दिया है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ, यानी कि कवि जी का जन्म कब हुआ, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में। आखिरकार कब हुआ इनका जन्म, ठीक है। तो इनका जो जन्म है ना वो 1911 ईस्वी में हुआ। कब हुआ जी, 1911 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। क्या होगा, बी नंबर होगा। यानी कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ, तो 1911 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, यानी कि ये जो कविता है ना हिरोशिमा, आखिरकार किसका चित्रण करती है, ठीक है। किसका चित्रण करती है, प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का या फिर आधुनिक सभ्यता के विकास का, या फिर प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, या फिर आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। आखिरकार ये जो कविता है वो किसका चित्रण करती है, ठीक है, किसका चित्रण करती है। तो ये जो कविता है ना आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। क्या होगा जी, डी नंबर होगा, ठीक है। समझ गए, है ना। और ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगला दिया है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। देखिए वहाँ पे कुछ और क्वेश्चन बना के पूछा था, है ना, और यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। क्या बना दिया है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है ना, कौन है। अभी तो हम लोग जाने कि हिरोशिमा है, ठीक है। कौन है जी, हिरोशिमा है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा जी, सी नंबर। अगला देखते हैं। अगला दिया है तार सप्तक का संपादक किया, यानी कि जो तार सप्तक है आखिरकार उसका संपादक कौन है, ठीक है, कौन है। ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम इकबाल सिंह जिन्हें राकेश जी के नाम से जाना जाता है, या फिर अज्ञेय जी। आखिरकार इसमें से कौन है वो व्यक्ति, तो आप लोग कहेंगे कि अज्ञेय जी हैं, है ना। कौन है जी, अज्ञेय जी हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर होगा। यानी कि तार सप्तक के संपादक कौन है, तो अज्ञेय जी हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दिया है अज्ञेय का पूरा नाम है, यानी कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। जैसे आप लोग कहीं क्लास में पढ़ते होंगे या फिर स्कूल में पढ़ते होंगे तो किसी लड़का का या फिर लड़की का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है ना, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नाम रख देते हैं, है ना, रख देते हैं ना नाम। जैसे बहुत बड़ा नाम है तो शॉर्ट में कुछ और रख दिए, ठीक है। तो उसी प्रकार अज्ञेय जी का आखिरकार पूरा नाम क्या है, इनका शॉर्ट नाम अज्ञेय जी है ना, लेकिन पूरा नाम क्या है, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, ऑप्शन दिया है
सच्चिदानंद अज्ञेय या फिर वात्स्यायन अज्ञेय या फिर हीरानंद अज्ञेय या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, आखिरकार क्या है? तो आप लोग कहेंगे इनका जो पूरा नाम है ना, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। आखिरकार हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? ठीक है, ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह जिन्हें राकेश जी के नाम से जाना जाता है, या फिर दिनकर ने, या फिर अज्ञेय ने। आखिरकार कौन है वो? कौन है जी वो व्यक्ति? तो आप लोग कहेंगे इतना नहीं पता है, इतना नहीं हम लोग को पता है, हम लोग तो पढ़े हैं ना, हम लोग को पता है। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो डी नंबर होगा, अज्ञेय जी हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो अज्ञेय जी ने किया, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम ... पर गिराया गया। ये बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है ना। आप लोग पिछले वाले क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, जब आप लोग 9th में होंगे तो प्रथम विश्व युद्ध, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया था? आखिरकार इसमें क्या भराएगा, कौन सा देश भराएगा? ठीक है, ऑप्शन दिया है जापान, फ्रांस, रूस या फिर चीन। आखिरकार कौन है वो देश? कौन है जी? तो इसमें जो देश है ना वो जापान भराएगा। ठीक है, यहाँ पे जापान भराएगा, है ना, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान पर गिराया गया, है ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, जापान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, हिरोशिमा किस देश में है? जो हिरोशिमा है वो आखिरकार किस देश में है? ठीक है, हिरोशिमा किस देश में है? ऑप्शन दिया है चीन, फ्रांस, रूस या फिर जापान। आखिरकार किस देश में है हिरोशिमा? तो आप लोग कहेंगे कि जापान में है हिरोशिमा। ठीक है, किस में है जी? तो जापान में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। ठीक है ना, क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला देखिए, अगला दिया है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? यानी कि ये जो रचना है ना, नदी के द्वीप, आखिरकार कौन कवि है इसके रचनाकार? ठीक है, ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, कुंवर नारायण या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो इसके जो रचनाकार है ना, यानी कि नदी के द्वीप की रचना किस कवि ने की है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा जी? डी नंबर होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है जी? है ना, किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है जापान को, नेपाल को, भूटान को या फिर ईरान को। किसको कहा जाता है? ठीक है, तो उगते हुए सूरज का देश ना जापान को कहा जाता है। ठीक है ना, जापान को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, जापान। कोई यदि आप लोग से पूछ दे कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे कि देखिए भैया जी, जापान को कहा जाता है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? यानी कि जो इनके पिताजी हैं, आखिरकार उनका नाम क्या था? है ना, दिया गया है ऑप्शन डॉक्टर देव शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री या फिर डॉक्टर वात्स्यायन शास्त्री। आखिरकार इनके पिताजी कौन है? इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग एक बार कमेंट खोल के और एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है ना, यस और नो में रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है ना,
अब देखिए अगला दिया गया है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी है ना, धूप बरसा लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, ठीक है, अंतरिक्ष से नहीं धूप बरसा। कहाँ से धूप बरसा? तो जो धूप है ना वो फटी मिट्टी से बरसा। कहाँ से जी? फटी मिट्टी से, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर होगा, मिट्टी से। ठीक है, अगला देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न दिया है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? यानी कि ये जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ये आखिरकार किसकी रचना है ना। ऑप्शन दिया है जीवनानंद दास, या फिर सजिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर रेनर मारिया रिल्के। आखिरकार इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इस उपन्यास के रचनाकार हैं सजिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी कि अज्ञेय जी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर होगा, है ना। क्या होगा जी? तो बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? ठीक है, देखिए लाइन से रचना ही आ रहा है और आप लोग कहते हैं कि रचना इबे नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए प्रूफ है मेरे पास, है ना, प्रूफ है। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे हवा में हम नहीं बोल रहे हैं, है ना। इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि कवि परिचय पे थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दिया कीजिए, है ना। ये सब तो कवि परिचय से ही है ना, कि एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? किसकी रचना है जी? तो ये जो रचना है ना अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है। ठीक है, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? यानी कि जो हिरोशिमा शीर्षक है, जो पाठ है, उसके कवि जी कौन है ना। कवि जी कौन है? सजिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, या फिर घनानंद, या फिर कुंवर नारायण, या फिर अनामिका। आखिरकार कौन है? तो आप लोग कहेंगे, ठीक है, आप लोग कहेंगे कि अज्ञेय जी हैं, है ना। कौन है जी? अज्ञेय जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला दिया है 16 नंबर, चिंता किसकी रचना है? जो चिंता है, चिंता नामक जो रचना है, वो आखिरकार कौन कवि रचे हैं, है ना। इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया है गुरु नानक, सुमित्रा नंदन पंत, सजिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, या फिर अनामिका। आखिरकार कौन है इसके रचनाकार? तो इसके रचनाकार हैं अज्ञेय जी। ठीक है, कौन है जी? तो अज्ञेय जी हैं, है ना। अगला देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न दिया है, साखी यानी कि साक्षी शब्द का अर्थ है। साखी शब्द का अर्थ पूछा है कि क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया है असत्य, सत्य, गवाही, या फिर सवेरा। आखिरकार क्या है ना। आप लोग जानते हैं कि जो हिरोशिमा है ना, उस पे जो अटैक हुआ था, वहाँ पे अभी तक क्या है? तो वहाँ पे निशानी बचा हुआ है। ठीक है, और वही निशानी क्या देता है? गवाही देता है कि वहाँ पे अटैक हुआ था, है ना, बम का अटैक किया गया था। ठीक है, यानी कि गवाही है। क्या है जी? गवाही है, यानी कि साखी शब्द का अर्थ क्या है? तो गवाही है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, गवाही। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है, सजिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया है? जो अज्ञेय जी हैं, आखिरकार कितने कवियों का चयन करते हैं और तार सप्तक को पेश करते हैं? आखिरकार उसमें कितने कवि शामिल थे? ठीक है, कितने कवि शामिल थे, है ना। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 7 या फिर 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 7 होगा, यानी कि 7 होगा। ठीक है, यानी कि 7 कवियों का चयन कर क्या किए हैं? तो तार सप्तक को पेश किए हैं। कौन पेश किए हैं? तो अज्ञेय जी पेश किए हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग कितना प्रश्न देखे? तो 18 प्रश्न देखे हैं। ठीक है ना, कितना प्रश्न देखे हैं? तो 18 प्रश्न देखे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, और आप लोग कवि परिचय पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना, एकदम प्रूफ देख रहे हैं कि एग्जाम में पूछा गया है ना। उपन्यास पूछा है, रचना पूछा है। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।